एक खास तरह की शक्ति होती है जो इस बात में प्रकट होती है कि एक नेता क्या करता है, इसमें नहीं, बल्कि इस बात में कि एक नेता अब क्या करना छोड़ चुका है। पिछले लगभग एक दशक के अधिकांश समय में शी जिनपिंग ने विदेशी यात्राएं लगभग बंद करके उसी शक्ति का प्रदर्शन किया है और दुनिया खुद उनके पास आ गई। विदेशी नेता बीजिंग आए, औपचारिकताएं निभाई और लौट गए। एशिया सोसाइटी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार शी ने 2013 से 2019 के बीच औसतन लगभग 14 विदेशी यात्राएं प्रतिवर्ष की। फिर 2022 से 2025 के बीच इसे घटाकर लगभग 6 प्रतिवर्ष कर दिया। 2020 में उन्होंने केवल एक बार देश छोड़ा। 2021 में उन्होंने बिल्कुल भी देश नहीं छोड़ा, जाहिर तौर पर कोविड संकट के कारण। लेकिन संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। भू राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बदल चुका था और अब वह बीजिंग में था, जहां वह बाकी सभी के आने का इंतजार कर रहा था। शी जून 2026 की शुरुआत में जब प्योंगयांग के लिए विमान में चढ़े तो उनका गंतव्य सुर्खियों में आ गया। ये उत्तर कोरिया में 7 साल बाद उनकी पहली यात्रा और साल की पहली विदेश यात्रा थी, जो एक चौंकाने वाला बदलाव था। शी, जो आमतौर पर दुनिया को अपने पास बुलाते हैं, इस बार खुद किम जोंग उन के पास गए। ये समझने के लिए कि एक ऐसा नेता जो अपनी हर गतिविधि को इतनी सावधानी से नियंत्रित करता है, आखिर क्यों अपनी पूंजी खर्च करने के लिए मजबूर हो गया और धरती के सबसे अलग थलग शासन में यात्रा करने चला गया। हमें प्रभाव की एक कड़ी को समझना होगा, और वह कड़ी ना तो प्योंगयांग में शुरू होती है, ना ही बीजिंग में, बल्कि पूर्वी यूक्रेन की तोपों की पंक्तियों से शुरू होती है। आइए उस पिंजरे से शुरू करें जिसमें किम जोंग उन रहते थे। दशकों तक उत्तर कोरिया आदर्श कनिष्ठ साझेदार रहा और उसकी चाबी चीन के पास थी। प्योंगयांग की चीन पर व्यापारिक निर्भरता के अनुमान अलग अलग है, पर सबका रुख एक जैसा है। नेशनल कमेटी ऑन नॉर्थ कोरिया ने 2022 के एक अनुमान में इसे 95% तक बताया था। 2026 में दिए गए एक अन्य आंकड़े में भी यह 90% से ऊपर ही रहा। सटीक आंकड़ा चाहे जो भी हो, इसका मतलब यही है कि उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगे थे वह अलग थलग था और आर्थिक रूप से सिर्फ एक साझेदार पर निर्भर था। प्रतिबंधों के कारण व्यापार देश की अर्थव्यवस्था का छोटा हिस्सा था, क्योंकि उत्तर कोरिया को सब कुछ घरेलू स्तर पर बनाना पड़ता था। लेकिन आप जितना बना सकते हैं उसकी भी सीमा है, और उत्तर कोरिया के पास तेल नहीं है। वह जिन संसाधनों पर निर्भर था उनमें कई चीन से आते थे। बीजिंग के पास उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के 2 तरीके हैं। आर्थिक तरीका था कि वह ऊर्जा आयात और व्यापार के प्रवाह को सीमित कर सकता था, जिससे उत्तर कोरिया की जरूरी सामान आयात और उत्पाद निर्यात करने की क्षमता सीमित हो जाती। दूसरा था कूटनीतिक तरीका, परमाणु निरस्त्रीकरण, जिसे चीन अपने अनियंत्रित पड़ोसी को काबू करने और वॉशिंगटन को ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। किम के पास लटकले को बस एक पेड़ था, जो बीजिंग का था। ये रुककर करीब से देखने लायक है कि इन सब के नीचे तथाकथित गठबंधन हमेशा से कितना खोखला था, क्योंकि यही वजह है कि चीन प्योंगयांग को बस आदेश देकर अपनी लाइन में नहीं ला सकता। कागजों पर यह रिश्ता अटूट लगता है। 1961 की मैत्री सहयोग और पारस्परिक सहायता संधि, जिसकी 65वीं वर्षगांठ इस साल है, चीन की एकमात्र औपचारिक सैन्य गठबंधन संधि है जो वह अब भी किसी के साथ बनाए हुए है। और इसमें एक प्रावधान है जो दोनों पक्षों को बाध्य करता है कि अगर किसी एक पर हमला होता है तो दूसरा उसकी रक्षा के लिए आगे आएगा। लेकिन असलियत इससे कहीं ठंडी रही है, जिस पर आपसी अविश्वास का लंबा दौर रहा है। इस रिश्ते में एक बुनियादी विरोधाभास भी है जिसे कोई भी संधि छुपा नहीं सकती। बीजिंग हमेशा एक आज्ञाकारी और स्थिर उत्तर कोरिया चाहता है, ऐसा बफर जिसे वह नियंत्रित कर सके, न कि एक ऐसा उत्तर कोरिया जो वास्तव में शक्तिशाली और उसकी सीमा पर अप्रत्याशित हो। प्योंगयांग हमेशा बिना शर्त समर्थन चाहता था और अपने मामलों व हथियार कार्यक्रम में चीनी दखल को नरम घुसपैठ मानकर उसका विरोध करता था। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के अनुसार बीजिंग उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत बढ़ाने में सतर्क रहा है, क्योंकि मजबूत प्योंगयांग अस्थिरता का कारण बन सकता है। ये दोनों दृष्टिकोण हमेशा टकराते रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध किम जोंग उन के लिए इन दृष्टिकोणों की सीमाओं को परखने और यह देखने का एक मौका बन गया कि चीन उत्तर कोरिया को अपने पक्ष में रखने को कितनी अहमियत देता है। रूस को उम्मीद थी कि युद्ध में उसे कम संसाधनों की जरूरत होगी, लेकिन ज्यादा पड़ी। जैसा आप जानते हैं, यूक्रेन पर हमला अब थकाऊ तोपखाने युद्ध बन गया है।
जिसमें गोले इतनी तेजी से खर्च हो रहे हैं जितनी तेजी से युद्धकालीन अर्थव्यवस्था उन्हें बना नहीं पा रही। मॉस्को ने खुद को कमी में पाकर हर जगह गोला बारूद ढूंढना शुरू किया। इसके बाद की घटनाएं ओपन सोर्स सबूतों से समझी जा सकती हैं। यूके स्थित ओपन सोर्स सेंटर ने रॉयटर्स के साथ सैटेलाइट इमेजरी से शिपमेंट्स ट्रैक की और रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने निष्कर्षों का सार पेश किया। लगभग अगस्त 2023 से लेकर 2025 की वसंत ऋतु तक रूसी झंडे वाले जहाजों के एक छोटे बेड़े ने लगभग 64 यात्राएं की और उत्तर कोरिया के राजिन बंदरगाह से रूस के सुदूर पूर्व तक करीब 15,800 शिपिंग कंटेनर पहुंचाए। अनुमानों के मुताबिक इन कंटेनरों में करीब 4.2 से 5.8 मिलियन तोप के गोले हो सकते हैं। 2026 की शुरुआत तक ये संख्या बढ़कर चौंकाने वाले 33,000 कंटेनरों तक पहुंच गई और अनुमानित 15 मिलियन 152 मिलीमीटर के गोले थे। पश्चिमी और यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रूस 2024 में घरेलू स्तर पर 2.3 मिलियन से ज्यादा गोले नहीं बना सकता। जब हम इसे युद्ध की अवधि और संभावित उत्पादन पर लागू करते हैं तो उत्तर कोरिया संभवतः रूस द्वारा चलाए जा रहे गोला बारूद का लगभग 40% आपूर्ति कर रहा था और रॉयटर्स द्वारा देखे गए दस्तावेजों के अनुसार कुछ रूसी तोपखाना इकाइयां 50 से 100% तक उत्तर कोरिया गोलों पर निर्भर थी। हालांकि यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में यह शोर जैसा लगे, इसका औद्योगिक पक्ष ही उत्तर कोरिया चीन संबंधों के लिए इसे अहम बनाता है। उत्तर कोरिया का रक्षा क्षेत्र प्रतिबंधों के चलते संघर्ष कर रहा था, जिसे बाहरी दुनिया ने शीत युद्ध के अवशेष के रूप में खारिज किया और अचानक उसके पास एक तयशुदा बड़ा खरीदार था जिसकी भूख लगभग असीमित थी। परिणाम स्वरूप यूक्रेन में युद्ध और उससे उत्पन्न गोला बारूद की आवश्यकता उत्तर कोरियाई सैन्य औद्योगिक आधार के लिए एक प्रोत्साहन कार्यक्रम बन गई। तोप के गोले बनाने वाली लाइनों को पूरी क्षमता पर चलाने, संयंत्र मरम्मत, श्रमिकों को रोजगार में रखने और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने का एक कारण। युद्ध एक वास्तविक युद्ध परीक्षण की प्रयोगशाला है। उत्तर कोरिया द्वारा पूर्व में भेजी गई हर प्रणाली और हर सैनिक जिसे वह मोर्चे पर तैनात करता है, सिद्धांत रूप में युद्ध क्षेत्र से ऐसी प्रतिक्रिया लेकर लौटता है जो शांति काल के किसी भी परीक्षण से नहीं मिल सकती। यहाँ उत्पादन के आंकड़े निर्यात की मात्रा से अनुमानित हैं। उत्तर कोरिया के भीतर सीधे मापे नहीं गए क्योंकि उत्तर कोरिया अब भी दुनिया के सबसे अपारदर्शी देशों में है। युद्ध ने प्योंगयांग के हथियार उद्योग को वह दिया जो कोई घरेलू नीति नहीं कर सकती थी। और अगर वास्तविक युद्ध परीक्षण की बात करें तो इसमें उत्तर कोरियाई सैनिकों का भी छोटा सा मामला है क्योंकि वे भी इसी अपग्रेड का हिस्सा है। उत्तर कोरिया ने युद्ध के दौरान अपने सैनिकों को मोर्चे पर भेजा। बाहरी अनुमानों के अनुसार युद्ध के दौरान लगभग 14,000 से 15,000 सैनिकों को तैनात किया गया। अनुमान है कि उत्तर कोरिया ने कम से कम 6,000 सैनिक खोए। तकनीकी रूप से सहायता प्राप्त युद्धों में उत्तर कोरियाई सैनिकों का अक्सर मजाक उड़ाया गया है, लेकिन इस कड़वे सच से आगे कि उन्हें अग्रिम मोर्चे पर बलि का बकरा बनाया गया। ये तैनातियां उत्तर कोरिया के लिए एक प्रशिक्षण माध्यम और 21वीं सदी में सैन्य रणनीतियां कैसे काम करती हैं, इसका वास्तविक समय में अनुभव प्राप्त करने का तरीका भी है। याद रखिए, भले ही तकनीकी रूप से उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के साथ एक अनसुलझे संघर्ष में है, लेकिन उत्तर कोरिया की सेना 1950 के दशक के बाद से किसी युद्ध में नहीं रही है और उसके पास आधुनिक सेनाओं के साथ प्रशिक्षण का कोई वास्तविक तरीका नहीं था। किम को कई अलग अलग मुद्राओं में भुगतान मिला। पहली नकद थी और सियोल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति संस्थान ने अनुमान लगाया कि मॉस्को ने उत्तर कोरिया को सैनिकों और हथियारों के लिए लगभग 14.4 अरब डॉलर दिए हो सकते हैं। इस विश्लेषण से पता चलता है कि प्योंगयांग को सिर्फ 580 मिलियन से 1.5 अरब डॉलर की राशि ही असली सामान के रूप में मिली। बाकी राशि को संवेदनशील सैन्य तकनीक के बराबर मूल्य वाले व्यापार के रूप में माना गया है। विश्लेषकों के अनुसार तकनीकी हस्तांतरण मुआवजे में शामिल हो सकता है और यह पैसों से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। हस्तांतरण की सही जानकारी स्पष्ट नहीं है और सामने आई बातें सिर्फ अटकलें हैं, पुष्टि नहीं। पर्यवेक्षकों के अनुसार श्रेणियां समान हैं, जिनमें सैटेलाइट, अंतरिक्ष प्रक्षेपण सहायता और वायु रक्षा मदद शामिल है। तीसरी मुद्रा सीधे इस वजह से जुड़ी है कि उत्तर कोरिया चीन की पकड़ से कैसे आजाद हो सकता है, और वो है तेल। युद्ध से पहले चीन फ्रेंडशिप पाइपलाइन से उत्तर कोरिया को
तेल व पेट्रोलियम उत्पादों का एकमात्र आपूर्तिकर्ता था, जिससे वो घरेलू जरूरतों के लिए अपनी एकमात्र रिफाइनरी चला पाता था। लेकिन आइस्टोरीज और OCCRP ने ओपन सोर्स सेंटर के साथ मिलकर एक संयुक्त जांच में ये खुलासा किया। 2024 में रूस ने गुप्त रूप से उत्तर कोरिया को लगभग 1.5 मिलियन बैरल पेट्रोलियम उत्पाद भेजे, जो संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक सीमा से 3 गुना ज्यादा है। ये आंकड़े रूस के तेल निर्यात और रिफाइनिंग क्षमता से कम थे, लेकिन इससे उत्तर कोरिया पेट्रोलियम की अहम अतिरिक्त आपूर्ति मिल सकती थी, बजाय सिर्फ अपने साझेदार पर निर्भर रहने के। आखिरी मुद्रा पुराना सिस्टम पूरी तरह तोड़ती है और यह राजनीतिक होती है। रूस अब उन प्रतिबंधों से हट गया है जिनकी उसने कभी मदद की थी। संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया का समर्थन कर रहा है और उसे परमाणु हथियार संपन्न देश जैसा मानता है। यह मान्यता किम के लिए किसी भी खेप से अधिक कीमती है, क्योंकि यह उसी हथियार भंडार को वैधता देती है जिसने उसकी अलग थलग स्थिति बनाई थी। शी के आने से कुछ दिन पहले किम की बहन किम यो जोंग ने देश की परमाणु स्थिति को अपरिवर्तनीय कहा था। अनुमानों के मुताबिक 2026 के मध्य तक उत्तर कोरिया के पास करीब 60 वॉरहेड्स थे। शिखर सम्मेलन से पहले किम को उन जगहों का दौरा करते हुए दिखाया गया जिन्हें राज्य मीडिया ने हथियार ग्रेड परमाणु सामग्री सुविधा और यूरेनियम संवर्धन स्थल बताया। ये एक ऐसा शासन है जो अब अनुमति मांगना बंद कर चुका है। यही हमें कहानी के मूल बिंदु तक लाता है और यही ताकत का पलड़ा पलटा। गहराई में जाने से पहले द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप भू राजनीति की खबरों से अपडेट रहें। किम जोंग उन पर लौटते हैं। चीन की आर्थिक पकड़ इसलिए थी क्योंकि प्योंगयांग के पास कोई और विकल्प नहीं था। यह सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उत्तर कोरिया का बाहरी व्यापार उसकी अर्थव्यवस्था का सिर्फ एक छोटा हिस्सा था, लेकिन असली बात यह थी कि उसका ज्यादातर व्यापार एक ही देश के साथ होता था जो कभी भी उसे रोक सकता था और पूरी तरह से अलग थलग कर सकता था। लेकिन 2011 में किम के सत्ता में आने के बाद पहली बार अब उनके पास एक विकल्प था। रूस अनाज, ईंधन, नगद, तकनीक और राजनयिक समर्थन दे सकता है। बीजिंग ने दशकों तक जो लगाम कस कर रखी थी वह ढीली पड़ गई। इसका कारण यह नहीं था कि चीन ने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि एक दूसरा संरक्षक मैदान में आ गया। जैसे ही दूसरा खरीदार आता है, पहला खरीदार शर्तें तय नहीं कर पाता। इसी वजह से शी और किम के बीच शक्ति संतुलन उलट गया। बीजिंग का सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि उत्तर कोरिया एक और मिसाइल दागेगा, बल्कि ये है कि उत्तर कोरिया हमेशा के लिए रूस के प्रभाव में चला जाए और चीन से पूरी तरह अलग हो जाए, जिससे बीजिंग के पास एक परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी रह जाए जिस पर उसका कोई नियंत्रण न हो। अचानक अब चीन को ही इस रिश्ते को स्थिर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वह अपने पड़ोसी की अनदेखी करता है जो कई बार अपने ही नुकसान के लिए बहुत जल्दी हथियार उठा लेता है, तो उसे वैश्विक स्तर पर नुकसान हो सकता है। किम ने उसकी चिंता समझ ली है और अब उसे शांत करने का अधिकार भी मांग सकता है। उसे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करनी थी, संयुक्त बयान में गर्मजोशी दिखानी थी और शी को यह दावा करने देना था कि बीजिंग का प्योंगयांग पर असर है। इसके बदले इस पर नजर रखने वाले विश्लेषक उम्मीद करते हैं कि किम को वे ठोस चीजें मिलेंगी जो वह वास्तव में चाहता है। दिलचस्प है कि अब उत्तर कोरिया के दुनिया से ज्यादा कनेक्शन है, क्योंकि चीन ने मार्च 2026 में बीजिंग प्योंगयांग सीमा पार रेलवे सेवा पर 6 साल की रोक हटा दी। वह ट्रेन यात्रियों को तो ले जाती ही है, लेकिन साथ ही वह मुद्रा और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक के बारे में भू राजनीतिक जानकारी भी ले जाती है। यही हमें उस यात्रा तक लाता है और बताता है कि वह इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। शी ही वो थे जिन्होंने यात्रा की थी, एक नेता जिन्होंने सालों तक दुनिया को बुलाया, खुद विमान में चढ़े और किम की शर्तों पर गए। ध्यान देने योग्य है कि इस यात्रा में उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों या निरस्त्रीकरण पर चर्चा नहीं हुई। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने विश्लेषण में बताया कि चीनी अधिकारी भले ही परमाणु निरस्त्रीकरण को नीति मानते हैं, लेकिन बीजिंग अब इसे सार्वजनिक रूप से नहीं दोहरा रहा है। ये ठीक इसी वजह से है क्योंकि प्योंगयांग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और रूस ने उत्तर कोरिया को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में समर्थन दिया है। परमाणु निरस्त्रीकरण का मुद्दा उठाने से किम को सबसे नाजुक समय में दूर धकेलने का खतरा है। किम शासन के लिए इसका मतलब ये है कि बीजिंग अब इस रिश्ते को परमाणु मुद्दे पर निर्भर नहीं रखना चाहता। अब चीन को अपने छोटे पड़ोसी को
काबू करने का नया तरीका खोजना होगा, जो प्योंगयांग के लिए बड़ी रणनीतिक जीत है। ये तथ्य कि शी ने उत्तर कोरिया को साल का अपना पहला विदेशी गंतव्य चुना, अपने आप में एक समर्थन के संकेत के रूप में देखा गया, जो किम को देश और विदेश दोनों जगह वैधता का तोहफा था। इस भाषा में भी प्रतीकात्मक बदलाव छुपा है। इस रिश्ते की पुरानी व्याख्या में साथी और भाइयों की छवि पर जोर था, जिसमें एक बड़े और एक छोटे के बीच स्पष्ट पद अनुक्रम था। इस शिखर सम्मेलन की रिपोर्टिंग में अब ज्यादा बराबरी वाले रिश्ते का जिक्र होता है, जहां दोनों पक्ष अपने अपने हितों का ध्यान रखते हुए एक रणनीतिक साझेदारी निभा रहे हैं। अगर शब्दजाल छोड़े तो यह बीजिंग के लिए पदावनति है। अब वह उत्तर कोरिया का बड़ा भाई नहीं, बल्कि ऐसे देश का रणनीतिक साझेदार है जिसके पास अब आर्थिक अवसर है, चाहे वे उसकी महत्वाकांक्षाओं से जुड़े हों या नहीं। लेकिन जहां चीन उत्तर कोरिया संबंधों की गतिशीलता बदल गई है, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि यह वैश्विक भूराजनीति, खासकर अमेरिका के साथ, को कैसे प्रभावित करता है, इस पर चर्चा की जाए। बीजिंग ने उत्तर कोरिया के साथ अपने रिश्ते से अमेरिका के खिलाफ एक सौदेबाजी का पत्ता हासिल किया है। व्यापारिक साझेदार होने के कारण प्योंगयांग को नियंत्रित करने की शक्ति थी, इसलिए वॉशिंगटन को उसे साथ रखना जरूरी था। लेकिन ये चाल तभी चलती है जब चीन वास्तव में उसे काबू में रख सके। 2026 की शुरुआत में शी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बयानों में मतभेद था, खास तौर पर इसी मुद्दे पर। वॉशिंगटन ने परमाणु निरस्त्रीकरण की भाषा को केंद्र में रखा, जबकि बीजिंग ने इसे हाशिए पर डाल दिया। अगर शी उत्तर कोरिया का इस्तेमाल अमेरिकियों पर दबाव बनाने के लिए करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में उस दबाव को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो प्योंगयांग की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों की गर्मजोशी से कहीं बढ़कर एक उद्देश्य रखती है। यह वॉशिंगटन दर्शकों के लिए प्रभाव का एक आंशिक प्रदर्शन है। समस्या यह है कि प्रभाव का प्रदर्शन करना और वास्तव में उसे रखना एक ही बात नहीं है, और किम इस फर्क को किसी और से बेहतर जानते हैं। और ताकि यह बात किसी से छूट ना जाए, किम ने इसे अपने हथियारों के जरिए भी दिखा दिया। मई के अंत में दौरे की घोषणा से पहले ही उत्तर कोरिया ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। ये एक लंबे समय से चली आ रही रणनीति का हिस्सा है, जिसमें किसी बड़ी बैठक से ठीक पहले समुद्र में कुछ दागने की आदत है, मानो ये जताने के लिए कि उत्तर कोरिया अपना कार्यक्रम खुद तय करता है, चाहे मेहमान आए या ना आए। अगर चीन का उत्तर कोरिया पर ज्यादा नियंत्रण होता तो वो ये दौरा टाल सकता या मिसाइल प्रदर्शन रुकवा सकता था। चूंकि चीन को कोरिया की मदद चाहिए थी, इसलिए मामला दबा दिया गया। क्या किम ने शी को मूर्ख बनाया? इसका जवाब सिर्फ हाँ नहीं है, बल्कि यह और भी रोचक है। ऐसा कोई असली धोखा नहीं था जिसमें किम ने शी को झूठे वादे से बेवकूफ बनाया। असल में जब तक शी प्योंगयांग में थे, कोई अच्छा विकल्प नहीं था। अब रूस से जरूरी सामान और चीन के अलावा दूसरे देशों को निर्यात का मौका मिलने से उत्तर कोरिया को पूरी ताकत मिल गई थी। हालांकि ये ध्यान देना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि चीन बस हार गया। रूस से मिलने वाला फायदा सीमित है और शायद वह अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा है। 2025 के अंत तक यूक्रेनी सैन्य खुफिया एजेंसी ने बताया कि उत्तर कोरिया से गोले की आपूर्ति तेजी से घटी है। रिपोर्ट के अनुसार प्योंगयांग का भंडार इतना कम हो गया था कि देश अपनी घरेलू उत्पादन और भंडार बनाए नहीं रख सका। ध्यान दें, ये यूक्रेनी सरकार का आकलन है और रिपोर्टों ने बताया कि 2026 की शुरुआत में परिवहन फिर से उच्च स्तर पर पहुंचा। ये दिखाता है कि दूसरों की जंग में गोले बेचने वाली अर्थव्यवस्था उसी जंग की बंधक हो जाती है। 2026 में रूस की जंग में प्रगति पूरी तरह से रुक गई और मार्च वो पहला महीना था जब 2023 में यूक्रेन के जवाबी हमले के बाद कीव ने जितनी जमीन खोई थी उससे ज्यादा जमीन वापस ले ली। रूस को अपनी तोपखाने क्षमताओं के क्षरण का सामना करना पड़ रहा है, जो प्रणालियों के खोने या घिसने से हो रहा है। अगर तोपखाने चलाने के लिए कुछ नहीं है तो उत्तर कोरिया से कम आयात करना पड़ेगा और किम की सौदेबाजी की ताकत भी घटेगा। उत्तर कोरिया इसे समझता है, इसी वजह से वह कथित तौर पर ड्रोन उत्पादन की ओर बढ़ रहा है और अपने मजदूरों को रूसी फैक्ट्रियों में भेज रहा है। वह तोपखाने के गोला बारूद के एक मुश्त सौदे को ज्यादा टिकाऊ व्यवस्था में बदलने की कोशिश कर रहा है। वहां से उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था अनजाने में रूस के सैन्य औद्योगिक तंत्र से पूरी तरह जुड़ सकती है और रूसी प्रयास पूरी ताकत से चलता रहेगा, चाहे युद्ध जैसा भी चले।
क्योंकि वह सचमुच रुकने का जोखिम नहीं उठा सकता और यह दिखाने का भी जोखिम नहीं ले सकता कि वो यूक्रेन, जिस देश पर उसने हमला किया था, के सामने झुक जाएगा। दूसरी चेतावनी, पुतिन भी किम के दोस्त नहीं हैं। वे उत्तर कोरिया का वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे बीजिंग ने किया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मॉस्को प्योंगयांग को चीन के सामने रखकर बीजिंग को असमंजस में रखना चाहता है। किम दो बड़ी ताकतों के बीच संतुलन बना रहे हैं जो दोनों ही उनका इस्तेमाल करना चाहती है, और ये संतुलन स्वभाव से ही अस्थिर है। रणनीति का मुख्य आधार है दोनों संरक्षकों को यह विश्वास दिलाना कि वे किम को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते, लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक टिकना कठिन है। तीसरी चेतावनी यह है कि कुछ विश्लेषकों ने इस बैठक को ऐसा देखा कि दोनों नेताओं को कुछ मिला। किम को वैधता और परमाणु शर्त से मुक्त संबंध मिला। शी को फिर साबित करने का मौका मिला कि चीन प्योंगयांग का मुख्य आर्थिक साझेदार है, और ट्रंप और पुतिन से अपनी हालिया मुलाकातों के बाद वॉशिंगटन को ये याद दिलाने का भी मौका मिला कि बीजिंग क्षेत्र में अभी भी केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। चीन यथास्थिति बनाए है। उत्तर कोरिया को बदलाव के लिए सिर्फ प्रतीकात्मक इशारों से आगे बढ़कर कुछ खास करना होगा। तो अब ये त्रिकोण यहाँ से कहाँ जाएगा? अगर आप सही जगह देखें तो अगले कदम पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। पहला संकेत जुलाई 2026 में मिलेगा। 1961 की संधि की 65वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। सवाल है, क्या बीजिंग इन गर्मजोशी भरे शब्दों के साथ कोई ठोस कदम उठाता है या नहीं? हथियारों की बिक्री से लेकर एयर डिफेंस पैकेज या संयुक्त नौसैनिक अभ्यास तक कुछ भी हो सकता है जो चीन को खास तौर पर समय समय पर करना पसंद है। इनमें से कोई भी कदम चीन को कोरिया का मुख्य मेजबान बना सकता है, पर अगर ऐसा न हो तो वो भी अहम संकेत होगा। दूसरा संकेत है उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों की रफ्तार। अगर किम अपने ही तय कार्यक्रम के अनुसार मिसाइलें दागते रहते हैं तो बीजिंग का प्रभाव दिखावे से ज्यादा नहीं। सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब खुद ये युद्ध देगा, ये है कि क्या किम तोपखाने से मिला एक मुश्त फायदा को स्थायी बना सकते हैं इससे पहले कि लड़ाई धीमी हो और रूसी लाभ कम हो जाए। इसलिए उत्तर कोरियाई मजदूर जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वे रूस के ड्रोन कारखानों की ओर जा रहे हैं, शायद किसी शिखर सम्मेलन की तस्वीर से ज्यादा अहम है। इनमें से कोई एक पैटर्न न तोड़े तो संतुलन रहता है। चीन स्थिति संभालता है, रूस इसका उपयोग करता है, और किम फिलहाल दोनों को ही अपने पास उड़ान भरने पर मजबूर किए रखते हैं। लेकिन तस्वीर का बड़ा हिस्सा यह नहीं है कि उत्तर कोरिया चीन और रूस को एक दूसरे के खिलाफ कैसे खेल रहा है, बल्कि यह है कि चीन और रूस के रिश्ते में कैसे तनाव आ रहा है। और अधिक जानने के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम रूसी राजनीति की जटिलताओं को कवर करते हैं।